ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी चिंता है, जो हम पहले से आपसे साझा करते रहे हैं, उसको लेके है। और ये अत्यंत गंभीर स्थिति में बात पहुंच रही है, इसलिए इसकी जानकारी आप सबको होना चाहिए। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का, मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना है। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम, और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी का संकेत है। तो ये हम सब के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, दिल्ली के हों, देश के हों, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है, नंबर 1। दूसरी बात क्या हुई, इस दौरान जब से वो जेल में है, लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। यह स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था, जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल, जेल के सेल के बाहर? कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है और किस वक्त में किया जा रहा है? आपको याद होगा, जैसे ही ईडी कोर्ट ने जमानत दी थी, हाई कोर्ट में पहुंचकर बगैर ऑर्डर की कॉपी के ईडी ने स्टे ले लिया, जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली और एकमात्र घटना है। कानून को, नियम को, प्रक्रियाओं को ताक पे रख के
स्टे ले लिया गया अरविंद केजरीवाल जी के रिहाई के ऊपर। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन आने वाली एजेंसी ईडी के द्वारा। और जब हम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी और पक्का मिल जाएगी, ऐसा पूरी संभावना लग रही थी, ऐसी पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो सुनवाई के दौरान हम लोगों ने देखा था अदालत का रुख, उससे साफ लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। उससे ठीक पहले सीबीआई का झूठा, मनगढ़ंत, बेबुनियाद केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया गया। क्यों बनाया गया? उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। क्यों बनाया गया? उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो प्रताड़ना, जेल में डालना तो एक विषय है, लेकिन केजरीवाल अपने स्वास्थ्य से टूट जाए, उनको गंभीर बीमारी हो जाए, उनके साथ जेल के अंदर कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, ये बड़ा साजिश और षड्यंत्र का मकसद है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का। इसलिए माननीय न्यायालय को भी इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। और जो एक छोटा मामला अब सीबीआई का बचा है, आप जानते हैं ईडी जब जमानत देती है तो पीएमएलए की शर्त कहती है कि अदालत को यह लगना चाहिए कि व्यक्ति निर्दोष है, तभी उसको जमानत मिल सकती है। ईडी की कोर्ट ने जमानत दिया, यह मान के दिया कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, यह मान के दिया कि ईडी के अधिकारी बायस्ड तरीके से, दुर्भावना से केजरीवाल के खिलाफ केस बना रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कल, उस फैसले में भी साफ तौर पे कहा गया है कि जांच करने का मकसद, पूछताछ करने का मकसद ये नहीं कि आप किसी को गिरफ्तार कर लें। और बहुत सारे गंभीर सवाल ईडी के ऊपर उठाए गए। लार्जर बेंच से फैसला आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पीएमएलए का और ईडी का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने और प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो बड़ी बेंच है, जो गठित होनी है, वो निश्चित रूप से रोक लगाएगी और कोई एक फैसला देगी। लेकिन जो केजरीवाल के स्वास्थ्य की हालत है, आपके माध्यम से देश को पता होना चाहिए कि अगर उनको जल्द ही बाहर निकालकर समुचित इलाज नहीं किया गया तो उनके साथ कोई गंभीर घटना जेल के अंदर हो सकती है। रात बिरात, अगर इसी प्रकार से 5 बार शुगर डाउन हो चुका है तो रात बिरात उनके साथ कोई घटना हो सकती है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि शुगर लेवल के मामले में अगर शुगर 50 से नीचे इस प्रकार जाता है तो कई बार सोते सोते व्यक्ति कोमा में जा सकता है। तो ये बातें थी जो आपसे शेयर करना था, आपको जानकारी देना था कि 21 मार्च से अब तक 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। 5 बार उनका रात में सोते वक्त वजन 50, शुगर लेवल 50 से नीचे जा चुका है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई मामले में भी जल्द ही राहत मिलेगी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और जो कुछ भी बीजेपी के लोग या देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ कर रहे हैं उसका जवाब हम लोग मिलकर देंगे। आज पंजाब के जालंधर वेस्ट का भी रिजल्ट आया है। लगभग 38,000 वोटों से हमारा कैंडिडेट महेंद्र भगत जी जो हैं वो वहां से चुनाव जीते हैं। आपको मालूम होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, भगवंत मान जी ने दिन रात प्रचार करके अपने सारे मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करके
ये चुनाव लड़ा। और यही आम आदमी पार्टी के साथियों की खूबसूरती है, यही हमारे संगठन की खूबसूरती है कि सब लोग मिलकर अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। लोकसभा का परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन विधानसभा के इस परिणाम ने, जालंधर वेस्ट के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि राज्य सरकार के प्रति पंजाब के लोगों की पूरी आस्था है, राज्य सरकार के प्रति उनका विश्वास अटूट है। और यह परिणाम इस बात को दिखाता है। दूसरी, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें पूरे देश में, तो इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छी खबरें हैं। लगभग एक तरफा इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत रहा है पूरे देश में। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ कोरे वादों और झूठे जुमलों से काम चलने वाला नहीं है। आपको कुछ करके दिखाना होगा। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करके पुरानी सेना की भर्ती बहाल करनी होगी। वो तमाम जो सवाल हैं वो आपको करके दिखाना होगा। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी पार्टी के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साहजनक बात यह है कि आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है, ईश्वर का वरदान। जो पार्टी को धोखा देगा उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं नाम नहीं लूंगा, शुरू से लेकर अब तक उठा के देख लीजिए आप। जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में गया उसका क्या हश्र हुआ पूरे देश के सामने। तो इसलिए जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, हमारे साथी हैं, सबके लिए एक बड़ा संदेश भी है इस पंजाब के चुनाव के परिणाम में। हमें नहीं कहते हमारे अंदर सारी अच्छाइयां हैं, होंगी कुछ कमियां। आपस में बैठिए, बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए। एक दूसरे से कोई मतभेद है तो उसको दूर कीजिए, लेकिन इसी परिवार के अंदर रहिए। परिवार के बाहर जाएंगे कोई इज्जत मिलने वाली नहीं। आम आदमी पार्टी परिवार को छोड़ के जाएंगे तो कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है। मैं पुराने नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ताजा नाम जरूर ले लूंगा। एक हमारे सांसद जी थे, बड़ी मेहनत करके कार्यकर्ताओं ने उनको जालंधर से जिताया, रिंकू जी। आया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा लड़का है, छोटे भाई की तरीके से हम लोगों ने उसको समझाया, ऐसे सदन में बोलना, ऐसे करना है। चला गया बीजेपी में, लोकसभा का चुनाव हार गया। फिर दूसरे ये जालंधर वेस्ट के विधायक थे शीतल जी, ये भी आम आदमी पार्टी से जीत के आए थे। कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रचार किया, संदीप पाठक जी ने संगठन का काम किया, राघव चड्ढा लगे रहे, जर्नैल सिंह लगे रहे, पूरे जो हमारी पार्टी के लोग थे लगे रहे। ये भी छोड़ के बीजेपी में चला गया। तो जालंधर वेस्ट का चुनाव इसकी वजह से हो रहा था। कितने वोट से जीते? 38,000 वोटों से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र भगत जी जीते। तो रिंकू भी हार गए, शीतल भी हार गए। तो इन दोनों व्यक्तियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपको धोखा दोगे, राजनीति खत्म हो जाएगी। जिस परिवार में हो वहीं बने रहो। थोड़ा बहुत मतभेद है, कहीं कोई बात बुरी लग रही है, घर के अंदर बात करो। परिवार में बातचीत, संवाद से सारी समस्याओं का समाधान होता है। दूसरी जगह जाओगे बहुत बुरा हाल होगा। पुराने नाम याद दिलाऊंगा तो बहुत लंबी सूची हो जाएगी। कोई कोई तो मुख्यमंत्री बनने चला गया था भाजपा में, क्या हाल हुआ? अपनी सीट बचाना मुश्किल हो गई, हार गए थे चुनाव। तो इसलिए
आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा के साथ किसी के साथ लगता है, बहुत मेहनत के साथ लगता है, उसको कहीं से भी ठेस पहुंचाना ठीक नहीं। पार्टी मुसीबत में हो तो उस वक्त धोखा देना ठीक नहीं। पार्टी के साथ खड़े रहिए। ये जालंधर वेस्ट के परिणाम का एक और बड़ा संदेश है। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, अगला जो पड़ाव है, चुनावी पड़ाव, वो दिल्ली है। आप ये जो मैसेज दे रहे हैं कि अपना अगर छोड़ के जाओगे तो पछताओगे, तो क्या ये दिल्ली के विधायकों को भी संदेश है? चूंकि छतरपुर और सबके लिए संदेश है। दिल्ली के विधायक हों, दिल्ली के मंत्री हों, पंजाब के विधायक हों, पंजाब के मंत्री हों, दिल्ली के सांसद हों, पंजाब के सांसद हों, ये सबके लिए मैसेज है। और पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के लिए भी मैसेज है। और इस मैसेज के साथ मैं एक बात और कह रहा हूं कि हमारे परिवार में कमियां होंगी, लेकिन उसको हम मिल बैठकर बातचीत करके दूर करेंगे। मुसीबत में पार्टी छोड़ना, संकट के समय में पार्टी छोड़ना, यह ठीक बात नहीं है और इसको कोई पसंद नहीं करता। खासतौर से आम आदमी पार्टी के बारे में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो ये पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया वो कभी जीत नहीं पाया चुनाव हारा है वो। संजय जी, अनेक क्षेत्रों जो कल पेड़ों कटाई की लेकर छोड़ने की टिप्पणी की है, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल अदालत से बातें छिपा रहे हैं, खुद को कोर्ट समझ बैठे हैं। ये बहुत गंभीर टिप्पणी है कोर्ट की और इसकी पूरी जांच गहनता के साथ होनी चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेदार है, मामला न्यायालय में है तो निश्चित रूप से वहां से एक कड़ा फैसला उन लोगों के खिलाफ आएगा जिन्होंने ये पेड़ कटवाने का काम किया है। और अब तक जो अखबारों की खबरें आ रही हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं और जो अदालत के सामने भी जानकारियां आ रही हैं, उसमें एलजी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। देखिए, 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में संविधान की हत्या की। खुलेआम कैमरे के सामने 7 वोट रद्द करके मेयर का चुनाव जीत लिया। 30 जनवरी को भी संविधान की हत्या दिवस रूप में बनाया जाना चाहिए। अरुणाचल की पूरी कांग्रेस पार्टी की सरकार तोड़ के बीजेपी में मिला ली, उस दिन को भी संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार तोड़ के गिरा दी, उसको भी लोकतंत्र और संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार तोड़ के गिरा दी, खरीद फरोख्त करके गिरा दी, उसको भी संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। कर्नाटक की सरकार तोड़फोड़ करके खरीद फरोख्त करके गिरा दी, उसको भी संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार खोखा खोखा करके 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीद के महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, उसको भी संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाइए। गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई गई, उसको भी संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाइए। पहलवान बेटियों को जिन्होंने राष्ट्र का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया, आपने दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीट घसीट के मारा। उस दिन जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, वो संविधान की हत्या नहीं है। कैसे होती है संविधान की हत्या? कैसे होती है संविधान की हत्या? एक आदिवासी के युवक के सिर पे बीजेपी का नेता पेशाब करता है। आजादी के 77 साल के बाद भी दलित का बच्चा अगर गुजरात में एक बॉल छू लेता है, उसका अंगूठा काट लिया जाता है। अभी बताना है संविधान की हत्या कैसे होती है?
आदिवासी समाज के एक मुख्यमंत्री को बगैर किसी आरोप के झूठे मामले बना के हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक निर्वाचित सरकार को अस्थिर किया जाता है, वो संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। 21 मार्च दिल्ली के 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देश के, जिन्होंने अनुकरणीय काम करके दिखाया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना संविधान की हत्या का दिवस है। 21 मार्च। कितनी संविधान की हत्या करोगे मोदी जी आप? कितनी तारीखें बताऊं आपको? आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने बिना किसी कारण के जेल में रखा। 3 मंत्री बंगाल के आज भी जेल में है, संजय रावत जेल में रहे, अनिल देशमुख जेल में रहे। बिहार के नेताओं पे छापेमारी करते हो आप। पूरे देश में विपक्ष को पकड़ पकड़ के, गला पकड़ के जेल में डाल रहे हो। अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, राहुल गांधी को सीबीआई का नोटिस, सोनिया गांधी को सीबीआई का नोटिस। कितनी हत्या कर रहे हो संविधान की आप? कितने दिवस मनाए जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर दिन हर पल संविधान की हत्या कर रही है। और अब क्या बाकी रह गया? इससे ज्यादा प्रमाण चाहिए आपको? मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। मनुस्मृति पढ़ाएंगे लोग। मनुस्मृति, कैसे दलितों को प्रताड़ित किया जाए, कैसे पिछड़ों को प्रताड़ित किया जाए, कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाए, कैसे उनके कान में पारा डाला जाए, कैसे उनको श्लोक सुनने की इजाजत नहीं, कैसे उनको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं। यह पढ़ाओगे आप? यह संविधान की हत्या नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संविधान नागपुर से चलता है। देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। भाजपा भारत का संविधान नहीं मानती, भाजपा नागपुर का संविधान मानती है। आप मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं, कह रहे संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। मनुस्मृति पढ़ा रहे दिल्ली विश्वविद्यालय में, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो इसलिए हर दिन हर पल एक ही मकसद है मोदी का, संविधान की हत्या करो, आरक्षण खत्म करो, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को अपने पैर के नीचे कुचलो, उनको इंसान नहीं जानवर समझो। यही मकसद है और इसलिए कोई कंफ्यूजन हम लोगों के दिमाग में नहीं है। इनसे लड़ाई लड़ेंगे। 22 तारीख से संसद शुरू हो रही है, फिर ये सवाल उठाएंगे। संजय जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर बदलाव किया है, एलजी को ज्यादा पावर्स दी गई हैं। मुख्यमंत्री जो भविष्य में चुना जाएगा उसकी क्या करेंगे? तो मैंने वो देखा नहीं है जो आदेश जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, देखकर ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा।